तो आइए, फर्स्ट लर्न बाय संतोष यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्लास 10th मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, जिसे हम रियल नंबर बोलते हैं, उस पर आधारित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए है। जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे 2026 में, उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि यहाँ से इस चैप्टर से जितने भी आने वाले ऑब्जेक्टिव हैं उस पर आधारित प्रश्न है, यानी टाइप यही रहेगा क्वेश्चन का। तो आप लोग इतना क्वेश्चन का जरूर प्रैक्टिस करें। तो आइए, ऑब्जेक्टिव सेशन है वास्तविक संख्या का, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 18 तथा 72 का मौसम है, यानी 18 तथा 72 का मौसम चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो महत्तम यानी HCF कहने का अर्थ हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहने का अर्थ हो गया कि ऐसा कौन सा चारों ऑप्शन है जो सबसे बड़ा भी हो और उससे इस दोनों में भाग भी लगना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 18 से तो 18 में भाग लगेगा, 72 में भी लगेगा। ठीक है, 72 से 72 में लगेगा लेकिन 18 में नहीं लगेगा। 9 से 18 में भी लगेगा, 72 में भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, लेकिन 2, 9 और 18 में बड़ा कौन सा है? 18 है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं 18 ही क्यों, यानी कि सबसे छोटे वाले नंबर से बड़े वाले में क्या करेंगे? डिवाइड, यानी 18 से हम 72 में भाग देके देखेंगे तो 4 बार में लगेगा, 18 चौक 72 है ना, यानी 2 में से 2 जाएगा 0, 7 में से 7 जाएगा 0। जब शेषफल 0 हो जाए तो मौसा यही वाला होगा। ठीक है, शेषफल 0 हो जाए तो मौसा यही वाला, इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है। 45 तथा 60 का मौसम। तो देखिए 45 से तो 45 में भाग लग जाएगा, 45 से 60 में नहीं लगेगा। उसके बाद 3 से दोनों में लग जाएगा, 45 में भी और 60 में, 1 से भी लग जाएगा, 15 से भी लगेगा। तो 3, 1 और 15 में कौन सा बड़ा? 15। इस प्रकार से इसका आंसर 15 हो जाएगा। लेकिन इसको जब हम 45 से भाग देते हैं 60 में तो एक बार में लगेगा 45, 60 में से 45 जाएगा तो 15, अब 15 से फिर से देना पड़ेगा 45, यानी 45 में, तो 15 दिया 45। जब शेषफल 0 हो जाए इस प्रकार से इसका मौसम 15 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो सम संख्याओं का मौसम। तो आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सम संख्या के बारे में पता होना चाहिए। तो सम संख्या बोला जाता है कि वैसा संख्या जिसमें जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, है ना। तो यानी कि अगर हम दो सम संख्या का बात करेंगे, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इस प्रकार से है। तो मान के चलिए 2 बोल रहा है तो 2 कोई सम संख्या लेते हैं। ठीक है, 2 कोई सम संख्या लेते हैं, जैसे कि 2 ले लिए, 2 से दिए 4 में भाग, तो 2 दूना 4, है ना। इसका शेषफल 0 यहाँ से आ रहा है तो इसका मौसम 2 होगा। अगर मान के चलिए कोई 4 और 6 ले रहा है, कोई 4 और 6 ले रहा है, तो 4 से अगर भाग देंगे 6 में तो 4 एकम 4, 2 बच गया, 2 से देंगे फिर से 4 में तो फिर से क्या आ जाएगा? फिर से आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। अगर कोई 6 और 8 ले ले, अगर कोई इसी प्रकार से 6 और 8 ले लेगा, 6 और 8, तो 6 का 6, यहाँ पर बचेगा 2, 2 से फिर देंगे 6 में, 2 तिया 6, यानी कि फिर से क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। यानी कि कोई भी दो सम संख्या लेंगे उसका मौसम निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो लगातार संख्याओं का मौसम है। दो लगातार कोई भी संख्या ले लीजिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। दो लगातार कोई भी संख्या लेते हैं। दो लगातार संख्या, जैसे कि कोई ले लिया 1, 2। ठीक है, तो 1 से 2 में करेंगे डिवाइड तो 2 बार में लगेगा, शेषफल 0, इसका मौसम 1 आ रहा है। कोई 2 और 3 लेगा तो 2 से 3 में करेंगे डिवाइड तो 2 एकम 2, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 से फिर देंगे 2 में, 1 को 2 बार पढ़ेंगे 2 आ जाएगा 0, इसका भी मौसम 1 आएगा। कोई किसी का मन हो रहा है कि 3 और 4 लेंगे तो 3 से 4 में करना पड़ेगा, 3 एकम 3 बचा 1, 1 से देंगे 3 में तो फिर से आ जाएगा 3, 3 बार में, यहाँ पर 0, फिर से 1 आ जाएगा। यानी कोई भी दो लगातार संख्या लेंगे उसका अगर मौसम हम ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मत बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का मौसम 27 है। दो संख्याओं का मौसम 27 है, यानी कि 27 है, एवं लॉग 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं और आपको करवा दिया गया है, और यहाँ पर अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए।
पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल्स टू एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। ठीक है, तो पहली संख्या यहाँ पर दिया गया है, पहली संख्या का मान कितना दिया गया है 54, तो पहली संख्या के स्थान पर 54 रखेंगे। दूसरी संख्या हमको निकालना ही है, तो दूसरी संख्या के बारे में नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। एलसीएम इसमें दिया हुआ है, एचसीएफ हो गया, एचसीएफ कहने का मतलब मौसा हो गया, लौसा कहने का मतलब एलसीएम हो गया। तो एलसीएम दिया गया है 162, तो एलसीएम के स्थान पर 162 रखेंगे, गुना मौसा दिया गया 27, यानी कि एचसीएफ के स्थान पर 27 रखेंगे। ठीक है, अभी दोनों गुना में है तो उस तरफ भेजेंगे तो भाग में जाएगा, यानी यहाँ से दूसरी संख्या इक्वल्स टू हो जाएगा 162 गुना 27 तो है ही, और 54 जाएगा इसके भागा में। अब इसको काट देंगे, ध्यान दीजिए 27 गुना 54 होता है, फिर से 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 1 2 यानी कि 81 आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए 36 है, बी 45 है, सी 9 है, डी 81 है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा, यानी क्या है ना, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है, इस 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो अभाज्य संख्या का डिफिनीशन होता है एक से बड़ी वैसी संख्या जिसके केवल 2 ही अवर्तक हो, है ना, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, 5, 7, उसके बाद 11, इसी प्रकार से चलता जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। तो 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए, 2 और 3, और 2 और 3 का मौसा निकाल के देख लीजिए। 2 से 3 में देंगे डिवाइड, 2 1 कम 2, यहाँ पर 1 बच गया, 1 से देंगे 2 में, 2 बार में लग जाएगा, यहाँ पर शेषफल 0 बचेगा। इस प्रकार से इसका मौसा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 2 धन पूर्णांकों ए और बी के लिए, यानी ए और बी कोई धन पूर्णांक है, उसमें मौसा ए और बी कोई धन पूर्णांक यानी कोई नंबर है धनात्मक, इसमें ए और बी, ठीक ना, उसका मौसा और ए और बी का लौसा का गुना करेंगे और फिर उसी संख्या का गुणनफल से डिवाइड करेंगे तो किसके बराबर आएगा। समझे, तो ये कंसेप्ट यहाँ से डेवलप होता है कि जैसे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। अगर हम इसको भी उस तरफ ले जाएंगे डिवाइड में तो सेम चीज आपको पता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम और उसी दोनों के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल के बराबर आता है। ठीक है, तो देखिए ए और बी कोई संख्या उसका मौसा, ए और बी कोई संख्या उसका लौसा, इन दोनों का गुणनफल ऊपर में लिखा हुआ, इस दोनों संख्या का गुणनफल नीचे में, तो ये दोनों तो इक्वल होता है, तो इक्वल से इक्वल क्या होगा, खत्म। इसका आंसर हमें क्या आ जाएगा, 1। क्या आ जाएगा, 1, यानी लौसा गुना मौसा और पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर आता है। तो पहली संख्या ए हो गया, दूसरी संख्या बी हो गया, इस दोनों का मौसा और लौसा का गुणनफल ऊपर दिया गया है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महत्तम समापवर्तक पी और क्यू का, यानी पी और क्यू कोई नंबर है जिसका महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक बराबर होगा पी और क्यू के ही लघुत्तम समापवर्तक। ये दोनों संख्या हुआ, इस दोनों संख्याओं का लौसा और मौसा का गुणनफल इस दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। इस प्रकार से इसमें संख्या p है और q है, और p और q को गुना करेंगे तो p गुना q ही होगा। इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए होगा। इसको हम p बाई q नहीं कह सकते हैं, p स्क्वायर q स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, q बाई p नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है 70 और उनका एचसीएफ 17 है, तो एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, तो एलसीएम इक्वल्स टू आप सूत्र लगा सकते हैं डायरेक्ट, क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल तो दिया हुआ है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मान दिया गया है कितना, 8670 है ना, और एचसीएफ दिया गया है 17। अब इसको डिवाइड करेंगे वही मेरा एलसीएम का वैल्यू आ जाएगा, यानी 17 पंचे 85, इसमें बच गया 1, ठीक ना, 1 और 1, 17 पंचे 85, इसमें बचा 1 पर 7 17, तो 17 कम 17, ये 0 बच गया, यानी 510। कितना आ जाएगा, 510। इस प्रकार से ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन बी 510 सही।
बोल रहा है दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसम यानी एलसीएम है। दो क्रमिक, क्रमिक मतलब लगातार, ये दो सम संख्या लीजिए, दोनों लगातार होना चाहिए और उसका मौसम बताया जा रहा है। पिछला क्वेश्चन भी एक किया है इसी प्रकार का। तो मान लीजिए 2 और 4 कोई दो सम संख्या है जो लगातार में, तो 2 और 4 का मौसम निकालेंगे, 2 2 का 4, यहाँ पर 0 आ जाएगा, मौसम 2 आ जाएगा। किसी का मन हुआ कि नहीं हम 4 और 6 लेंगे, किसी का मन हुआ नहीं हम 4 और 6 लेंगे, तो 4 और 6, तो 4 से दे दीजिए 6 में भाग, तो 4 कम 4, यहाँ पर बच जाएगा 2, 2 से फिर देंगे 4 में, 2 2 में 4 है ना, यहाँ पर शेष बच जाएगा 2। इस प्रकार से भी मौसम 2 आएगा। यानी दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत पहले से जानते होंगे कि अनंत संख्याएं होती है और किस प्रकार होती है, तो उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, अगर मान के चलिए ए और बी कोई संख्या है, ए और बी कोई संख्या है और इसके बीच में हमको परिमेय संख्या लिखना है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस दोनों संख्या को जोड़ेंगे, इसमें 2 से डिवाइड देंगे, तो एक संख्या आ जाएगा बीच वाला, फिर से जो संख्या आएगा उसके साथ इसी पैटर्न पर काम करते हुए चलेंगे। इस प्रकार से अनंत संख्या निकाली जा सकती है दो संख्याओं के बीच में। ठीक है, इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति पूछे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होंगी, तो अनंत परिमेय संख्या होंगी, एक नहीं होंगी, 2 नहीं होंगी, 3 नहीं होंगी, अनंत होंगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 12। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन है दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल है एक। ऑप्शन ए परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नन लिख दिए यानी नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज होना चाहिए, नन लिख दिए। इसका मतलब समझ जाइएगा इस तीनों का नहीं होने का बात कर रहा है। ठीक है, आइए, दो अपरिमेय संख्याओं दिया गया है 3 + √5 और 3 - √5, इस दोनों का गुणनफल, गुणनफल कहने का मतलब हो गया कि गुना करके जो आएगा आंसर वो परिमेय आएगा या अपरिमेय आएगा या दोनों आएगा या इनमें से कोई नहीं आएगा। देखते हैं, तो 3 + √5 में हमको गुना करना है 3 - √5 का, तो देखिए a + b और a - b डायरेक्ट लग जा रहा है, तो a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर - √5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 - √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, तो 9 में से 5 जाएगा तो बचा 4। इस 4 को हम परिमेय संख्या कहेंगे, 4/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस दोनों संख्या का गुणनफल क्या आएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। इस चारों में से ढूंढना है कि कौन अपरिमेय नहीं है। तो आपको बताया गया है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, √7 भी एक अपरिमेय संख्या है। √7 इसलिए अपरिमेय संख्या है क्योंकि √7 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, यानी पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, यानी डेसिमल में इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है √2/√7, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3√75 यानी 75, 3√75 यानी कि 75 और बाय में 48, तो इसको देख लेते हैं। आइए इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। ये तीनों तो यहाँ से पता चल गया वैसे कि ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, इसका मतलब अपरिमेय नहीं यही है। यदि अपरिमेय नहीं बोल रहा है यानी परिमेय ढूंढने के लिए बोला जा रहा है। बोला गया निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, तो ये तीनों तो अपरिमेय है, तो अपरिमेय यही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसको देखते हैं कैसे नहीं होगा। ठीक ना, ध्यान दीजिए, जो है 3 को 3 रहने देंगे, रूट में 75 है तो उसको 25 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, बाय रूट में 48 है, इसको 16 × 3 लिख सकते हैं, तो 16 × 3 48 होगा, 25 × 3 75 ही होगा। तो यहाँ पर 3 25 का वर्गमूल 5 बाहर निकल जाएगा और रूट में 3 रहेगा। ठीक है, बाय यहाँ पर 16 का वर्गमूल 4 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर रूट में 3 रहेगा, √3 से √3 कैंसिल हो, तो 5 × 15/4 और ये एक परिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। बोला यार निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए 64 + 36, ऑप्शन बी 25 + 25, ऑप्शन सी 49 + 49, ऑप्शन डी 36 + 36। तो आइए क्वेश्चन
देखते हैं कि तीनों चारों में से कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए अगर वैसे देखेंगे तो बहुत सारा स्टूडेंट इसको ऐसे कैलकुलेट करता है कि 64 का वर्गमूल 8 और 36 का वर्गमूल 6। ठीक है, तो 8 + 6 14, 14/1 लिखेंगे, ये हो जाएगा परिमेय। ठीक है, तो इसके अनुसार तो पहला ऑप्शन भी सही होगा। दूसरा भी हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5 और 25 का वर्गमूल 5 10, ये भी एक परिमेय संख्या आ जाएगा। अगर ऐसे देखेंगे तो 49 और 49 ये भी 7 और 7 + 7 ये भी परिमेय आ जाएगा। 36 6 + 6 ये भी परिमेय। लेकिन इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, जब रूट के अंदर में कोई सिंगल टर्म हो या मान के चलिए ए जोड़ में हो या घटाव में हो तो उसको पहले सिंगल टर्म बनाएंगे। अगर इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 36 में 64 को जोड़ेंगे, 64 में 36 को जोड़ेंगे तो 100 आएगा। कितना आएगा? 100 आएगा। 100 का स्क्वायर रूट 10 आता है। बाकी देखिए 25 में 25 को जोड़ेंगे तो 50, 50 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आएगा। ठीक ना, 49 और 49 98 होता है, इसका भी नहीं आएगा। 36 36 72 होता है, इसका भी नहीं आएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए ही सही होगा, क्योंकि 64 + 36 100 हो गया, 100 का वर्गमूल 10 होगा और 10 एक परिमेय संख्या है। ठीक ना, अब परिमेय संख्या हमको ढूंढना था। बताया जा रहा है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। तो 264 का पहले क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 234 का क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं 234 का अभाज्य गुणनखंड। 234 का इसमें 2 से भाग लग जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 1 बच गया, इसमें 2 सत्ते 14। इसमें अब 3 से लग जाए, क्योंकि 7 1 8 1 9 तीनों से डिजिट को जोड़ करके 9 आता है और 3 से विभाजित होगा, इसका मतलब संख्या भी 3 से विभाजित होगा। तो 3 से लगाइए, 3 तिया 9, 3 तिया ने इसमें 2 बच गया, 3 9 27। फिर से 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब यही हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 13। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 2 को 3 है तो 3 का स्क्वायर और गुना का 13। ठीक ना, अब देखना है कि यहाँ पर 3 का घात पूछा जा रहा है, तो 3 का घात कहाँ है? 3 का घात कितना आया है? 2। इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात आया, इसी प्रकार से निकालना 144 का। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात आया, तो 2 का देखेंगे 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। फिर 2 से देखेंगे 2 तिया 6, 2 छक्के 12 है ना। फिर 2 से देखेंगे 18 हो जाएगा। फिर 2 से देखेंगे 9 हो जाएगा। फिर 3 से देखेंगे 3 तिया 9। अब देखिए 2 आया है 4 बार, कितना बार आया है? 4 बार। इसका मतलब इसको लिखेंगे 2 के पावर 4 और 3 आया है 2 बार, तो 3 के पावर 2। तो यहाँ पर 2 का घात क्या आया है? 2 का घात 4 आया। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में पूछता 3 का घात क्या है, तो 2 हो जाता है। घात यानी इसके माथा पर कितना आया, पावर में कितना आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है यदि p और q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसम होगा। तो दो अभाज्य संख्या के बीच का मौसम, दो अभाज्य संख्या के बीच का मौसम हमेशा एक होता है। दो अभाज्य संख्या के बीच का मौसम हमेशा एक होता है। तो बता दिया गया कि यदि p और q दो अभाज्य संख्याएं हैं, p और q के बारे में बता दिया गया कि अभाज्य संख्या है तो उनका मौसम एक ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे और मैथ के साथ खेल रहे होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यदि p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं तो p q इंटू का क्यूब और p स्क्वायर क्यूब का मौसम होगा। यानी कि दो कंडीशन दिया गया है, यानी p क्यूब गुना इसको कह सकते हैं क्यूब दिया गया है और p स्क्वायर क्यूब दिया गया, जहां पर p और q के बारे में बता दिया गया अभाज्य संख्या। तो इसका मौसम निकालना है। तो मौसम क्या होता है कि दोनों के अभाज्य गुणनखंड में, दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जो छोटा वाला होता है, जो दोनों में मिले, उसी का हम HCF कहते हैं। देखिए यहाँ पर p है, यहाँ पर भी p है, दोनों में कौन सा p छोटा होगा, तो p स्क्वायर छोटा होगा। उसके बाद दोनों में q है तो दोनों सेम ही है तो एक q लिखेंगे। इस प्रकार से इसका HCF p स्क्वायर q हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही है, p स्क्वायर q। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक हो है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। अगर p कोई धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो देखिए इस
p+1 है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक नहीं बताया गया है। तो p कोई पूर्णांक उसमें एक जोड़ेंगे तो हमको क्या पता है कि कोई ले लिया विषम संख्या में ही एक जोड़ेगा या सम संख्या में जोड़ेगा, तो इससे पता नहीं चलता है कि कौन सम है या विषम है, इससे भी नहीं पता चलता है। ध्यान दीजिए, इससे पता चलता है कि दो अगर सम संख्या इसके गुना में कोई भी धनात्मक संख्या लेंगे तो ध्यान दीजिए इस प्रकार से इसका आंसर विषम आ जाएगा, क्योंकि 2 से गुना होगा तो सम होगा, उसमें एक जोड़ेंगे विषम हो जाएगा। लेकिन 2 में p से गुना करेंगे तो हमेशा सम आएगा, हमको सम पूर्णांक का ही रूप चाहिए। इस प्रकार से ऑप्शन डी ए हो जाएगा। वैसे भी पता लगा सकते हैं, इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.7 के ऊपर रैकरिंग है ना। तो रैकरिंग के बारे में पढ़ाया गया आपको कि दशमलव के बाद जितने भी नंबर पर रैकरिंग है, डिजिट पर रैकरिंग है, डिजिट पर, तो उसको लिखेंगे ऊपर में, ठीक है, जो कहते हैं। और कितने नंबर पर रैकरिंग था तो 1, तो 1 9 देंगे उसके बदले नीचे में। इस प्रकार से इसका आंसर 7/9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 22/7 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताया गया है कि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है और 22/7 परिमेय संख्या होता है, 22/7 परिमेय संख्या होता है। कैसे होता है इसको देखिए, थोड़ा सोचने वाली बात है कि पाई जब अपरिमेय है और उसका मान हम 22/7 मानते हैं तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में बताया गया है कि देखिए बहुत सारे मैथमेटिशियन मिलकर के इस पर शोध किया गया है कि 22/7 को परिमेय के रूप में लिखा गया है और इस पाई को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 22/7 एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है √12 का परिमेयकरण गुणांक है, √12 का। तो √12 को हम थोड़ा नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो इसको 4 गुना का 3 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल बाहर निकल जाएगा 2 और अंदर में आ जाएगा √3। अब देखिए यहाँ पर परिमेयकरण गुणांक पूछा जा रहा है, परिमेयकरण गुणांक यानी परिमेय के गुना में क्या आ रहा है, परिमेय संख्या के गुना में क्या आ रहा है √3। इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बोला है निम्न में से किस गणितज्ञ ने यानी किस मैथमेटिशियन ने, किस गणितज्ञ ने द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी, यानी द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस, द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस, द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ऑप्शन है जे कार्डन, जेम्स बर्नौली, ए.डी. मोइवले, यानी पियरे साइमन लॉप्स, ठीक है। यानी इस प्रकार से अगर बात करेगा द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस का, इस पुस्तक के राइटर हैं जे कार्डन। कौन है, जे कार्डन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। कहने का अर्थ हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सहायता से हम किस चीज को फाइंड आउट करते हैं, यानी क्या चीज हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। और आपको बताया गया कि यूक्लिड विभाजन की सहायता से हम केवल मौसा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मौसा निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लौसा और मौसा दोनों फाइंड आउट करते हैं। यानी कि कोई पूछेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से आप क्या सब प्राप्त करते हैं, तो एलसीएम तथा एचसीएफ दोनों होगा। और अगर कोई पूछेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से आप क्या प्राप्त करते हैं, तो केवल एचसीएफ होगा, यानी कि मौसा। क्या होगा, मौसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या का दूसरा नाम भाज्य संख्या होता है, भाज्य संख्या होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, 11 अभाज्य संख्या है, 31 अभाज्य संख्या है, 41 अभाज्य संख्या है, लेकिन 21, देखिए अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है एक से बड़ी वैसी संख्या जिसके 2 ही अपवर्तक हो, और भाज्य संख्या का परिभाषा होता है 2 से अधिक अपवर्तक हो। तो देखिए 11 का अपवर्तक 1 और 11 होगा, 31 का 1 और 31 होगा, 41 का 1 और 41 होगा, लेकिन इसका 1 भी होगा, 3 भी होगा, 7 भी होगा और 21 भी होगा, है ना। इसका 4 अपवर्तक। इस प्रकार से भाज्य संख्या होगा, भाज्य संख्या को ही हम यौगिक संख्या कहते हैं। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r में a बराबर 72, q
Q बराबर R, R बराबर 0, तो B का मान होगा, यानी एक प्रकार का इक्वेशन हो गया जिसे हम यूक्लिड लॉगरिथम के नाम से ही जानते हैं। A बराबर BQ प्लस R में A का मान हो गया 72, B का मान नहीं दिया गया है और Q का मान दे दिया गया 8 और प्लस R का मान 0, तो हो गया 8B बराबर 72, यानी B बराबर 72/8, 8 9 72। इस प्रकार से B का मान 9 आ जाएगा, ठीक है। यानी इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो देखिए, हम शांत होने के लिए हर में 2 और 5 का होना जरूरी है, यानी 2 का पावर 5, 5 के पावर 2 का पावर m, 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो उस प्रकार के फॉर्म में देखिए, जिसके अंत में 0 हो उसमें 2 और 5 निश्चित रूप से होगा, ठीक है। बाकी में 2 होगा, 5 नहीं रहेगा, ठीक है। देखेंगे उस प्रकार से, लेकिन इसको पहले हम चेक कर लेंगे, ठीक है ना। यानी 160 में देखेंगे 2 और 5 अवेलेबल है, तो आइए देखते हैं। 160 का कर लेंगे हम अभाज्य गुणनफल, क्या कर लेंगे? अभाज्य गुणनफल। ध्यान दीजिए, 160 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 2 8 16, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10 और 2 से फिर से करेंगे तो 5, ठीक ना। यानी कि देखिए, इसमें 2 और 5 ही बस है, यानी इस प्रकार से 7 हो जाएगा 11/160। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसो 19 है तो उनका लसो होगा। यानी दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का वैल्यू दिया गया 2166, उनका मौसो दिया गया 19, तो लसो निकालना है। तो देखिए, लसो यानी एलसीएम बराबर हो जाएगा संख्याओं का गुणनफल, यानी संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 2166 और एलसीएम पूछ रहा है, तो एचसीएफ जाएगा डिवाइड में, एफसीएफ दिया गया 19। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, वही मेरा आंसर आएगा। तो आइए देखते हैं, 19 से कम 19, इसमें बच गया 2 पर 6 26, तो 19 से कम 19। अब बच गया यहाँ पे 7, तो 19 चौक 76, 7 पर 76, चौक 76, यानी 114। इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ है, नेक्स्ट क्लास इससे भी बेहतर होगा। आपको कल के क्लास से रिकॉर्डेड फॉर्म में ही वीडियो मिलेगा, ऑब्जेक्टिव का अलग वीडियो और कॉन्सेप्ट प्लस 2 मार्क 5 मार्क का क्वेश्चन एक वीडियो में मिलेगा प्रत्येक चैप्टर का। आज लाइव क्लास नहीं होने के कारण, टेक्निकल इशू होने के कारण आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसमें बहुत जितना हो सका उस प्रकार से कर दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो आपको इससे बेहतर और इससे अलग, यानी कॉन्सेप्ट पर भी रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा और ऑब्जेक्टिव पर। ये तो डायरेक्ट बताए हैं कैसे ऐसे होता है, वहां पर ब्रीफ में कॉन्सेप्ट को भी बताया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन भी बताया जाएगा। तो चलिए, आप लोग अपने दोस्तों को साथ भी शेयर करिएगा। जिन बच्चे का अभी तक तैयारी नहीं हो पाया है क्लास 10th का, तो उसको बोलिए जुड़े, इससे बहुत ही अच्छा लाभ होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।